Now gravitation, as you know, that it is the name given to a force of attraction between any two bodies of the universe. यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी आप इमेजिन कर सकते हो, हर एक दो ऑब्जेक्ट का सिस्टम अगर हम लें, सो वो दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पर एक फोर्स लगाएंगे एंड द नेचर ऑफ द फोर्स इज अट्रैक्टिव, राइट? तो जो भी ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है ऑब्जेक्ट्स के बीच में, उसे ग्रेविटेशन कहते हैं, ठीक? एंड जब दो ऑब्जेक्ट्स में से कोई एक ऑब्जेक्ट अर्थ हो, राइट, तो उस वर्ड को हम ग्रेविटी भी बोल देते हैं. अब न्यूटन was the first person who gave this term, right? न्यूटन ने सबसे पहले डिस्कवरी की थी in the year 1665 when he saw an apple falling on its head. क्यों हुआ? वहीं से पता लगा कि भाई अर्थ की एक ग्रेविटी है जिससे वो हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, एंड अट्रैक्शन इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. एंड वहीं से कंक्लूड किया गया कि सिर्फ अर्थ ही नहीं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स यूनिवर्स में हैं सब एक दूसरे को एक फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं. और यहीं से न्यूटन ने फिर अपना लॉ दिया, जो लॉ आप ऑलरेडी 9th में पढ़ चुके हैं, that it's Newton's law of gravitation. It states that every body in the universe attracts every other body with a force which is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between them, right? Suppose ये दो objects हैं A and B हमारे पास, ठीक है? इस ऑब्जेक्ट A का मास है m1, इसका मास है m2, और इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के सेंटर्स r डिस्टेंस अपार्ट है. ये ध्यान रखना, ये बच्चे कई बार यहां से पूरा r डिस्टेंस ले लेते हैं, नहीं, ये जो सेंटर्स होते हैं इनके बीच का डिस्टेंस r है, ठीक है? हाँ जी. So they both will attract each other with a force, and let's say इधर से इधर there is a force of attraction, let's say F12. F12 is the force on M1 because of M2, ठीक है? Let's say it's a vector. अब जितनी फोर्स से M1 M2 को अट्रैक्ट कर रहा है, उतनी ही फोर्स से M2 भी M1 को अट्रैक्ट करेगा. So M12 is the force acting on mass M1 because of M2, and F21 is the force acting on body 2 या M2 by M1. So ये दोनों एक दूसरे को फोर्सेस से अट्रैक्ट करेंगे, एंड ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट होंगी. ये अभी हम वेक्टर फॉर्म में पढ़ लेंगे. So F is proportional to m1 into m2, the product of the masses, and inversely proportional to the square of the distance. So when you combine them together, we get m1 m2 by r square. And when we remove the proportionality sign, we get a constant capital G. G m1 m2 by r square. This is Newton's law. And this capital G is called as the universal gravitational constant. Please इसका नेम याद रखिए, बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं. वैसे तो आप बड़े हो गए हो, आप नहीं होगे, but still just remember it. Universal gravitational constant, right? Its value is given by Henry Cavendish in the year 1798. बहुत लेट इसकी वैल्यू पता चली थी, ठीक है? जबकि न्यूटन ने तो कितनी पहले 1665 में ही ग्रेविटेशन डिस्कवर कर लिया था, राइट? सो दिस इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट.
अब इसकी जो वैल्यू है कैपिटल जी is 6.67 into 10 raised to power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. ठीक, सीजीएस यूनिट में लिखोगे सो 6.67 into 10 raised to power minus 8 आ जाएगा. ठीक है, कुछ बुक्स में आपको 6.673 भी मिलेगा. ठीक है, हम इतना कर सकते हैं. सो दिस इज डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर. ठीक, दिस इज द वैल्यू. और ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी. एक कांस्टेंट ही है ये. सो इट्स अ स्केलर क्वांटिटी एंड इसकी वैल्यू थ्रू आउट द यूनिवर्स सेम ही रहेगी. कैपिटल जी मास पर डिपेंड नहीं करता, नेचर एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स पे डिपेंड नहीं करता, एज वेल एज दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में मीडियम कौन सा है इस बात पे भी डिपेंड नहीं करता. ये फिक्स वैल्यू है, फिक्स ही रहेगा. वेक्टर फॉर्म में न्यूटन्स लॉ अगर पढ़ना है, सो हाउ वी कैन डू इट. We consider two objects of masses m1 and m2. Okay, let's say ये एक ऑब्जेक्ट है m1, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है m2. ठीक, इन दोनों के सेंटर्स जो हैं वो r डिस्टेंस अपार्ट है. ठीक, लेट करते हैं r12 कैप. R12 cap, it is a unit vector from m1 to m2, या लेट्स से इसको a और b नेम दे देते हैं. सो फ्रॉम a to b. इसी तरीके से let 21 vector is the unit vector from b to a. ठीक, तो अगर इसको हम बनाएं यहां पर, लेट्स सी ये इनके सेंटर्स हैं. ठीक, सो इस डायरेक्शन में R12 कैप बनेगा और ऑपोजिट डायरेक्शन में R21 कैप बनेगा. ठीक, एंड लेट F12 be the gravitational force on A. ठीक है, बाय बी. ए पर बी की वजह से फोर्स जो लग रही है, एंड F21 इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन बी बाय ए. ठीक, अब सपोज हम एक एक्सप्रेशन लिखते हैं F12 वेक्टर का. नाउ F12 वेक्टर, दिस कैन बी रिटन एज G m1 m2 by r12 square into r12 cap. अब हम यूनिट वेक्टर की टर्म्स में लिख रहे हैं. ठीक है, F12 वेक्टर जो है ये तो मैग्नीट्यूड हो गया G m1 m2 by r12 square. r12 कैप जो है यूनिट वेक्टर, ये आपको डायरेक्शन बता रहा है. ठीक, इसी तरीके से हम F21 वेक्टर भी लिख सकते हैं G m1 m2 by r21 square into r21 कैप. क्लियर, ये वेक्टर फॉर्म है. अब अगर इन दोनों फोर्सेस में हम एक रिलेशन निकालें, हाउ F12 एंड F21 आर रिलेटेड, सो हम क्या करते हैं, हम इसको यूनिट वेक्टर को उल्टा कर देते हैं. ठीक है, सो ये जो एक्सप्रेशन है F12 वेक्टर, इसको मैं लिख सकती हूं G m1 m2 by r21 स्क्वायर इंटू r21 कैप. बट फिर यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा क्योंकि हमने डायरेक्शन को
उल्टा कर दिया, R12 से R21 कर दिया। ये जो है डिनोमिनेटर में R12 और R21 ये तो बराबर ही है, लेट्स से इसको R ले सकते हो या मॉड, करेक्ट। ये तो मैग्नीट्यूड ही है, R12 या R21 मॉड अगर हम लें तो ये तो मैग्नीट्यूड ही है इसका, है ना। सो चाहे इधर से इधर ले लो, चाहे इधर से इधर ले लो, ये तो सेम ही रहेगा। तो हम इसको इक्वल ले रहे हैं। सो R12 को R21 करने पे कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब आपने यूनिट वेक्टर को टर्न किया, R12 कैप को आपने R21 कैप बनाया, अब आपने डायरेक्शन ये ले रहे थे, अब ये ले ली, सो यहां पर आ गया माइनस का साइन। क्लियर। सो इफ यू कंपेयर देम टुगेदर, इन दोनों को अगर आप कंपेयर करो, F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर। तो यहां से हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं दैट ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, दिस ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ एज वेल। ठीक है, थर्ड लॉ क्या कहता है? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सो जितनी फोर्स M1 M2 पर लगाएगा, एग्जैक्टली उतनी ही फोर्स M2 M1 पे भी लगाएगा, बिल्कुल सेम। अब चाहे ये अर्थ और मून हो, चाहे ये सन और कोई और प्लैनेट हो, चाहे ये अर्थ एप्पल हो, चाहे ये अर्थ और आप हो, कोई भी हो, दोनों एक दूसरे पे फोर्स बिल्कुल सेम लगाएंगे। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि सपोज करिए एक फुटबॉल का गेम चल रहा है, ठीक, एंड द प्लेयर्स आर प्लेइंग इनसाइड द फील्ड। अब उस फुटबॉल गेम की जो वैल्यू है वो उस फील्ड के अंदर ही है। फुटबॉल अगर बाहर चली जाए फील्ड से तो प्लेयर्स उस फुटबॉल को अब कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट। इसी तरीके से हमने 10th क्लास में मैग्नेटिक फील्ड पढ़ी थी कि भाई मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? एक ऐसा इमेजिनरी रीजन, एक ऐसी फिक्टिशियस बाउंड्री जिसके अंदर अगर कोई और मैग्नेट आप ले आओ तो वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सपीरियंस कर सकती है। ठीक, असली में कोई फील्ड नहीं है, असली में कोई ऐसी बाउंड्री या कोई ऐसा रीजन नहीं है। इट इज एन इमेजिनरी बाउंड्री। हम इमेजिन कर रहे हैं कि हाँ एक बाउंड्री है, या अगर इसको और अच्छे से बोला जाए तो मैं कह सकती हूं एक रेंज है। ठीक, जैसे एक क्लासरूम कि क्लास के अंदर जब बच्चे बैठे हैं तो वो टीचर की आईज के आगे हैं, तो वो मेरी रेंज हो गई। लेकिन अगर एक बच्चा क्लासरूम के बाहर खड़ा है तो मेरी आईज उसको नहीं देख सकती, तो वो मेरी रेंज के, मेरी फील्ड के बाहर हो गया। इसी तरीके से एक टर्म होती है जिसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? इट इज अ स्पेस अराउंड ए मटेरियल बॉडी around a material body in which the gravitational pull can be experienced. ठीक, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? कोई भी एक ऑब्जेक्ट मेरे पास है, ठीक है, सपोज करिए ये अर्थ है, राइट। इस अर्थ के अराउंड हम इमेजिन करते हैं कि एक बाउंड्री है, एक स्पेस है। ठीक, कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर मान लो यहां पर एक
लेट्स से कोई एक सैटेलाइट है, कुछ भी है, ठीक, अगर ये सैटेलाइट इसके इस स्पेस के अंदर है तो अर्थ इस सैटेलाइट पर अपना ग्रेविटेशनल फोर्स, अपनी ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट कर सकती है जब तक ये सैटेलाइट इसके अंदर है। ये वो फिक्टिशियस स्पेस हो गया। लेकिन अगर ये सैटेलाइट इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर है, जैसे मैंने अभी ड्रॉ किया हुआ है, सो हम कहेंगे दैट दिस सैटेलाइट इज एट इंफिनिटी। जो भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर होगा, बस जो भी चीज ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर है उसे हम इंफिनिटी बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, ठीक। सो ग्रेविटेशनल फील्ड एक ऐसा स्पेस, एक ऐसी फिक्टिशियस बाउंड्री, ऐसा रीजन है जहां पर कोई भी एक ऑब्जेक्ट अपना ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट कर सकता है या कोई दूसरा ऑब्जेक्ट उसके ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी ग्रेविटेशनल पुल को एक्सपीरियंस कर सकता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, gravitational potential at a point in the gravitational field of a body, ठीक है, इसको मैं अंडरलाइन कर रही हूं, is defined as the amount of work done in bringing a body of unit mass from infinity to that point without acceleration। अब इस चीज का क्या मतलब है? सपोज करिए अर्थ है, ठीक है, अर्थ का एक अपना ग्रेविटेशनल फील्ड है। लेट्स से दिस इज अर्थ एंड ये अर्थ का लेट्स से ग्रेविटेशनल फील्ड है, सपोज, ठीक। जो भी ऑब्जेक्ट इसकी फील्ड से बाहर होगा वो इंफिनिटी पर है, क्लियर। अब यूनिट मास लेना है, मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट यहां पर है जिसका मास 1 kg है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम डिफाइन ही तब करेंगे जब हम यूनिट मास ले रहे हैं, ठीक। सो जब हमें इस यूनिट मास ऑब्जेक्ट को इस अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर लेकर आना है, तो इस यूनिट मास को इसकी फील्ड की अंदर लाने में जो वर्क हमें करना पड़े वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, ठीक। और आपको इस यूनिट मास को इन्फिनिटी से इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड में इस तरीके से लाना है कि ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी एक्सीलरेशन प्रोड्यूस ना हो। मतलब आपको एक कांस्टेंट वेलोसिटी से इस ऑब्जेक्ट को, इस यूनिट मास को अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में लाना है। तो जब हम यूनिट मास को अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में ले आएंगे एक पॉइंट पर विदाउट जनरेटिंग एनी एक्सीलरेशन इन द यूनिट मास, सो ये करने में जो वर्क करना पड़ेगा दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। अब ऐसा करने में अगर हम वर्क कैलकुलेट कर लें, अगर हम वर्क डन का एक्सप्रेशन निकाल लें, सो वही हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बन जाएगा, करेक्ट। सो लेट्स कैलकुलेट वर्क डन। पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, लेट्स से वी टेक 2 ऑब्जेक्ट्स। सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका सेंटर है O, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के सेंटर से लेट्स से यहां पर देयर इज अ पॉइंट P, ठीक, एट अ डिस्टेंस ऑफ लेट्स से स्मॉल r, और ये जो P पॉइंट है, दिस पॉइंट इज
इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ। ठीक है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है ये पॉइंट। अब एक ऑब्जेक्ट यूनिट मास मेरा यहां है इन्फिनिटी पर, सो इन्फिनिटी से यहां इस P पॉइंट पर अगर मुझे एक ऑब्जेक्ट को लाना है तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, राइट। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट P, इसको हम लिख सकते हैं वर्क डन अपॉन यूनिट मास, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, वर्क डन अपॉन यूनिट मास। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, ठीक। SI यूनिट बच्चे लिखते हैं जूल क्योंकि वर्क डन है, बट नहीं, SI यूनिट इज जूल पर kg। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज द वर्क डन in bringing a unit mass from infinity to a point within the gravitational field. So it is work done upon unit mass, m not, हम unit not word जो है ना, ये unit mass के लिए है। So SI unit joule per kg है, CGS unit erg per gram है। ठीक, अगर आप इसकी डायमेंशंस निकालो, W बाय एम नॉट, वर्क अपॉन मास, वर्क की डायमेंशंस M1 L2 T-2 अपॉन M, so this becomes M0 L2 T-2। बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे यहां मिस्टेक करते हैं, वो M को 1 ही लिखते हैं, भूल जाते हैं M0 से डिवाइड करना, ये ध्यान रखिए। हाँ जी, सो लेट्स डिराइव इट्स एक्सप्रेशन। सो वी हैव, लेट्स से अर्थ है, अब हम अर्थ के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, अर्थ है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर एक पॉइंट है P which is at a distance of r from the center of the earth, and infinity पर एक यूनिट मास है, उस यूनिट मास को इन्फिनिटी से इस P पॉइंट पर लेकर आना है, तो जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो हमें पोटेंशियल दे देगा। ठीक, अब ये करने के लिए हम एक चीज इमेजिन करते हैं, लेट अस अज्यूम कि यहां आगे there is a point A, ठीक, at a distance of x from the center of the earth। ठीक, और ये जो यूनिट मास हम कह रहे हैं इन्फिनिटी पर है, सपोज कर लो ये A पॉइंट पर है। ठीक, इस यूनिट मास को A से हम एक पॉइंट ले लेते हैं B at a distance dx, हम यूनिट मास को A पॉइंट से B पॉइंट पर लेकर आएंगे और वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। दैट विल गिव यू स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। फिर उस स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन को टोटल वर्क डन बनाने के लिए हम इंटीग्रेशन कर देंगे, कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से स्मॉल आर तक, तो हमें टोटल वर्क डन मिल जाएगा। ठीक है, इंस्टेड कि हम डायरेक्ट कैलकुलेट करें कि इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस पे लाने पे कितना वर्क डन हुआ, हम इमेजिन कर रहे हैं कि ए और बी दो पॉइंट्स हैं, यूनिट मास ए पॉइंट पे रखा हुआ है, ए से हम उसे जो dx डिस्टेंस है वो कवर करा के बी पॉइंट पे लेकर आ रहे हैं। हम वर्क डन कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, सो लेट्स से ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रही है अर्थ में, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ and the unit mass, that will be F is equal to G capital M
let's say capital M is the mass of the earth into m नॉट जो यूनिट मास है, करेक्ट, अपॉन एक्स स्क्वायर, ए पॉइंट एक्स डिस्टेंस दूर है. अब m नॉट है 1, तो ये बन जाएगा gm इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर. सो अर्थ और यूनिट मास, हाँ जी, सो अर्थ और यूनिट मास जो ए पॉइंट पे रखा हुआ है उसके बीच में इतना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा gm इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर. ठीक, अब हम ए से बी पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं यूनिट मास को dx डिस्टेंस कवर करवा के. सो देयर विल बी अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, यस और नो? आप small amount of work done from A to B. ठीक है, A से B का ही अभी हम कंसिडर कर रहे हैं. सो A से B पर लाने में कितना स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ? dw इज इक्वल टू एफ डी एक्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, राइट. F है gm बाय एक्स स्क्वायर dx. ये आ गया स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो A से B पॉइंट पर लाने में किया गया है. अब अगर टोटल वर्क डन निकालना है, सो टोटल वर्क डन कहां से कहां तक हुआ है? फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट P. फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P. ये करने के लिए हम क्या करेंगे? हम इंटीग्रेट कर देंगे. बस इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा आपका. कहां से कहां तक इंटीग्रेशन होगा? इंफिनिटी से r डिस्टेंस पर लेकर आना है. सो इंफिनिटी से r डिस्टेंस तक, ये है 0 से w. क्लियर है? 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1 बाय एक्स. सो ये बन जाएगा w इज इक्वल टू gm -1 बाय एक्स, इंफिनिटी से r. लिमिट्स पुट करिए, -gm एज बाहर, 1 बाय r -1 बाय इंफिनिटी. 1 बाय इंफिनिटी इज 0. सो यहां से आपके पास एक्सप्रेशन आ गया -gm बाय r. और ये जो वर्क डन है, ये ही हम कह रहे हैं दैट इट इज द मेजर ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. हेंस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल Vp. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का सिंबल है Vp, मतलब एट पॉइंट P वी आर कैलकुलेटिंग. सो दिस इज इक्वल टू W विच इज इक्वल टू -gm बाय r. ये एक्सप्रेशन आपके पास आ गया. और यहां से आप देख सकते हो दैट दिस पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, राइट. तो अगर r इंफिनिटी हो जाए, सो v कितना हो जाएगा? 0. यानी कि इंफिनिटी पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 0 होता है, और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि नेगेटिव में आ रहा है, -gm बाय r है, राइट. सो इन्फिनिटी पर पोटेंशियल 0 होता है, जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होगा, हमेशा. एंड इफ यू आर ब्रिंगिंग द यूनिट मास ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो स्मॉल r कैपिटल R बन जाएगा, एंड देयरफॉर Vp इज -gm बाय कैपिटल R.
अर्थ है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में आपने एक पी पॉइंट लिया, इन्फिनिटी पर यूनिट मास रखा हुआ है, ठीक है। इन्फिनिटी से आप यूनिट मास को उस पी पॉइंट पर आपको लेके आना है, और वो पी पॉइंट स्मॉल आर डिस्टेंस दूर है सेंटर ऑफ द अर्थ से, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, इंस्टेड कि हम इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस ले, हम उसी स्ट्रेट लाइन पर ए पॉइंट ले रहे हैं जहां पे हमने यूनिट मास रखा हुआ है, एंड दैट ए पॉइंट इज आउटसाइड द फील्ड ऑफ द अर्थ। उसको अब हम लेकर आ रहे हैं एक बी पॉइंट पर विच इज इनसाइड द फील्ड ऑफ द अर्थ, ठीक, dx डिस्टेंस कवर करवा के। सो ए से बी पर लाने में कितना वर्क डन किया होगा, dw, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, दैट विल बी f इंटू dx, ठीक। अब फोर्स कितना होगा, जो फोर्स अर्थ और यूनिट मास के बीच में लग रहा है जो कि ए पे रखा हुआ है। सो फोर्स इज g कैपिटल M, मास ऑफ द अर्थ, इंटू 1, यूनिट मास है 1 kg, अपॉन x स्क्वायर, x डिस्टेंस है सेंटर ऑफ द अर्थ से ए पॉइंट का। बस फोर्स की एक्सप्रेशन को डाला, इंटीग्रेट करा हमने कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से आर तक, क्योंकि आप इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस पर उस यूनिट मास को लेकर आ रहे हो। इंटीग्रेट करा, वर्क का एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया -gm बाय स्मॉल आर, एंड यही वर्क है विच गिव्स यू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। हेंस V gravitational potential at point P is -gm by r. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव रहेगा, हमेशा, ठीक है। तो अगर एक मिनट, अगर r इन्फिनिटी हो जाए तो पोटेंशियल 0 हो जाएगा, जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, और जैसे जैसे आप उसको ग्रेविटेशनल फील्ड में लाना शुरू करोगे पोटेंशियल डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम इन्फिनिटी पर है, जैसे जैसे फील्ड में लाना शुरू करोगे पोटेंशियल डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव है एक्सप्रेशन उसका। एंड इफ यू टेक द यूनिट मास ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, देन स्मॉल आर बिकम्स कैपिटल आर, रेडियस ऑफ द अर्थ, और आपका एक्सप्रेशन पोटेंशियल का -gm बाय कैपिटल आर आ जाएगा। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अब ये क्या है, देखो हर एक ऑब्जेक्ट की जब हम पोजीशन चेंज करते हैं, राइट, तो बिकॉज ऑफ अ चेंज इन द पोजीशन द एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट इज पोटेंशियल एनर्जी, राइट। एंड अगर हम इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं कुछ फोर्सेस अप्लाई करके, सो डेफिनेटली एक वर्क डन होगा, ठीक। अब जब हम एक ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से एक ऐसे पॉइंट पर लेकर आते हैं जो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है, सो जो वर्क डन हमें करना पड़े वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर होगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस कहाँ है, देखो दोनों ही सिचुएशन में हम एक ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से इस P पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं और वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक। डिफरेंस आता है जिस ऑब्जेक्ट को आप लेकर आ रहे हो, जब वो ऑब्जेक्ट का मास यूनिटी होगा, राइट। जब हम एक 1 kg के ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से P पॉइंट पर लेकर आएंगे तो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, लेकिन 1 kg मास के अलावा अब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर आओगे सो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बनेगा, ठीक। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट अ पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अनदर बॉडी, अनदर बॉडी कोई भी हो सकती है, हम यहाँ पर अर्थ ले रहे हैं, ठीक है, इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन
in bringing the given body. जबकि पोटेंशियल के केस में था in bringing a unit mass. अब यहाँ पे यूनिट मास नहीं है. नाउ हियर वी हैव अ बॉडी जिसका मास कुछ भी हो सकता है. फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सीलरेशन. बिल्कुल वही सेम डेफिनेशन है. ठीक है, बस यूनिट मास की जगह पर अब ऑब्जेक्ट के पास कुछ और मास होगा. लेट्स से अब इन्फिनिटी से पी पॉइंट लेने के लिए हम उससे पहले क्या करेंगे. वी कंसिडर अ पॉइंट ए ओवर हियर और ए से इस ऑब्जेक्ट को हम यहां बी पॉइंट पर लेके आ रहे हैं बाय मूविंग अ स्मॉल डिस्टेंस dx, राइट. एंड लेट्स से राइट एंड ये जो A point है, let's say this is x distance apart, clear, from the center of the earth. Let's say O is the center. और ये जो P point है, this is at a distance of small r from the center of the earth, जहां पर हम एक ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से इस P point पर लेकर आएंगे. ठीक. Now the gravitational force which will be acting on a body which is at point A, now it will be given by F is equal to G. M is the mass of the earth, small m is the mass of the object जो अब 1 kg नहीं है, upon x square. ठीक. Now let's say small amount of work is done in bringing this body from A to B through a small distance dx without acceleration. This will be dw is equal to f dx. बिल्कुल सेम डेरिवेशन है जो हमने पोटेंशियल के लिए की थी, सिर्फ m आ गया अब. ठीक. सो इसकी वैल्यू पुट करिए. dw is equal to gmm by x square into dx. So this is the small amount of work done. If we need total work done in bringing the body from infinity to this point P, then we will integrate it. So integration of dw from 0 to w, it will be integration of gmm by x square dx. और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा. ऑब्जेक्ट को आप इंफिनिटी से r डिस्टेंस पे लेके आ रहे हो, सो इंफिनिटी से r, ये लिमिट्स बन जाएंगी. सो बस इंटीग्रेट करिए. ये आ गया w, यहां से gmm आ गया बाहर. इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -2 इंटू dx. क्लियर. इंटीग्रेशन के लिए एक पावर बढ़ाइए, उसी से डिवाइड करिए. सो ये बन जाएगा w इज इक्वल टू gmm, एक पावर बढ़ाई, सो ये हो गया -1 अपॉन -1. क्लियर. एंड लिमिट्स हैं इंफिनिटी से r. सो वी सॉल्व इट. वी गेट w इज इक्वल टू -gmm 1 by x लिमिट्स इंफिनिटी से r. बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालिए. w इज इक्वल टू -gmm 1 by r minus 1 by infinity. 1 by infinity is 0. so यहां से हमारे पास वर्क का फॉर्मूला आ जाएगा -gmm by r. And it is this work done which will be stored as the potential energy in the object. Hence u से indicate करेंगे gravitational potential energy. This is equal to w, which is -gmm by r. So this is the formula.
और क्या फर्क है, हमने पोटेंशियल निकाला था माइनस GM/R. So what is the difference? U can be written as VP into M. बस ये फर्क है. Gravitational potential energy is equal to gravitational potential into the mass of the object, जो आप इंफिनिटी से r डिस्टेंस पर लेके आ रहे हो. ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई. अब यहां पर ये जो नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन इसीलिए आया है बिकॉज ऑफ द अट्रैक्टिव नेचर, राइट. जब अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं तो नेगेटिव साइन आता है, जब रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं तो पॉजिटिव साइन आता है. ये आप याद रखिएगा. ठीक. दूसरी बात, जैसे जैसे R इंक्रीज होगा, ठीक, if the value of R increases, so this gravitational potential energy also increases. क्यों इंक्रीज होगा? बिकॉज वो लेस नेगेटिव बनता जाएगा. करेक्ट. एंड व्हेन R becomes infinity, so potential energy becomes zero. यानी कि इंफिनिटी पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, और जैसे जैसे आप उसे अर्थ के पास लाना शुरू करेंगे वैसे वैसे उस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी. ठीक. एंड एक केस ये भी हो सकता है कि मान लीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, ऑफ मास m, और उस ऑब्जेक्ट को अब आप इन्फिनिटी से r डिस्टेंस की जगह आप एक r1 डिस्टेंस से r2 डिस्टेंस पर लेकर जा रहे हो. r1 कुछ एक डिस्टेंस है, r2 कोई और डिस्टेंस है. तो उस कंडीशन में हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी? माइनस GMM 1/R2 माइनस 1/R1. पहले क्या था? 1/R माइनस 1/इंफिनिटी था ना. अब 1/R2 माइनस 1/R1 हो जाएगा अगर आप R1 से R2 डिस्टेंस पर लेकर जा रहे हैं. ठीक है. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, GMM 1/R1 माइनस 1/R2. ठीक. और एक और केस यहां पर है कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जिसे आप अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट h पर लेके जा रहे हो. लेट्स से दिस इज अर्थ. ठीक है. दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, कैपिटल R. अर्थ के सरफेस से अब हम उसे कुछ h हाइट ऊपर लेकर जा रहे हैं. करेक्ट. सो ऐसी सिचुएशन में अब R1 बन जाएगा कैपिटल R, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट है वो पहले लेट्स से यहां था, आप उसे h हाइट ऊपर ले गए हो. ठीक. और R2 बन जाएगा R प्लस h. क्लियर? ये होगा भाई, एक ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर है, यानी कि रेडियस ऑफ द अर्थ जो है कैपिटल R उतना दूर. अब उसको सरफेस से उठाकर आप एक h हाइट पर ले गए हैं. सो इनिशियल जो डिस्टेंस था R1 वो R होगा, उठाकर आप हाइट पे ले गए हो, सो R2 बनेगा R प्लस h. क्लियर? सो इफ वी पुट these two values over here, what we get? Delta U is equal to GMM 1/R minus 1/R plus h. ये फॉर्मूला बनेगा. ठीक. यहां से हम R कॉमन ले सकते हैं. करेक्ट. R को कैसे कॉमन लोगे आप?
डेल्टा यू इज इक्वल टू Gmm/r। r मैंने बाहर ले लिया, ठीक। सो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस r अपॉन r प्लस h, करेक्ट। समझ आया, ये बनेगा, r कॉमन ले लिया बाहर, रादर 1/r कॉमन लिया है, ठीक। अब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, डेल्टा u इज इक्वल टू Gmm/r इंटू 1 माइनस r प्लस h/r की पावर -1। उल्टा कर दिया मैंने, ठीक। देखो यहां से एक बड़ा सरप्राइजिंग रिजल्ट आने वाला है। सो डेल्टा u इज इक्वल टू Gmm/r इंटू 1 माइनस 1 प्लस h/r की पावर -1। ये आ गया अब मेरे पास, ठीक। यहां पर ये जो एक्सप्रेशन आया है, ठीक है, नाउ वी विल एक्सपैंड दिस बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, ये जो पावर है ना, ये पावर यहां आती है और हम इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। जैसे ये पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर मतलब इस तरह से ये बढ़ते चले जाते हैं। फिजिक्स में हम हमेशा सिर्फ जो फर्स्ट पावर होती है वहां तक रखते हैं। जैसे मैं आपको दिखाती हूं, सो ये डेल्टा u इज इक्वल टू Gmm/r 1 माइनस, अब ये कैसे बनेगा देखो, 1 तो एज इट इज, ये जो h/r है इसके साथ ही आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -1 इंटू h/r, ठीक। फिर आगे -2h/r माइनस एंड सो ऑन, इस तरह से ये एक सीरीज की तरह खुल जाता है। बट वो नहीं, हमें सिर्फ फर्स्ट टर्म जो है उसे रिटेन करना होता है फिजिक्स में। सो अब हम इस ब्रैकेट को अगर ओपन करें, सो डेल्टा u इज इक्वल टू Gmm/r इंटू 1 माइनस 1 प्लस h/r बन गया। ये सिंप्लीफाई कर लिया हमने। अब यहां से ये 1 और 1 कैंसिल हो गया, सो व्हेन वी ओपन द ब्रैकेट, डेल्टा u इज इक्वल टू Gmm/r स्क्वायर इंटू h, ये आ गया। ये क्या है, व्हाट इज Gm/r स्क्वायर, दिस यू हैव स्टडीड इन क्लास 9। Gm/r स्क्वायर क्या होता था, स्मॉल g, यस, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो ये क्या आ गया, डेल्टा u इज इक्वल टू mgh। ये आपने 9th में पढ़ा है, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन। सो दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये निकालने के पीछे क्या रीजन है, देखो अभी तक हम पढ़ रहे हैं कि भाई हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा है, इन्फिनिटी से उठाकर आप एक स्मॉल r डिस्टेंस पर ले आए हो, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई उसके अंदर, कितनी हुई, -Gmm/r, राइट। अब हम देखते हैं कि अगर मान लो ऐसा ना हो, अब हम सिंपल एक केस ले लें कि अर्थ है, अर्थ के सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक। उस ऑब्जेक्ट को उठाया और एक h हाइट पर ले गए, सो आपने उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज किया, हेंस उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आई होगी। तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आएगा mgh, ठीक है। जो हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है -Gmm/r, वहां से आप इस एक्सप्रेशन पर भी पहुंच सकते हैं, mgh।